चल रहा है जल संसाधन। और इस अध्याय से एक पार्ट है वो हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वो जल संसाधन के बारे में, जल की महत्वता के बारे में, सिंचाई के बारे में चलेगा। पिछले जो पार्ट में हमने जल के बारे में पढ़ा है उसे ही आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा सिंचाई के लिए जल की मांग। भाई भारत में सिंचाई की आवश्यकता ही क्यों है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में ये पॉइंट रहेगा। तो अगर हम देखें सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, तो देश के अंदर वर्षा का वितरण है वो असमान है। यानी कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि कुछ एक स्थान ऐसे भी हैं जहां पर वर्षा ना के बराबर होती है। जैसे हमारे राजस्थान में तो वर्षा बहुत ही कम, पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे जिले या ऐसे राज्य जहां वर्षा ना के बराबर या कम होती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट रहेगा सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भारत में वर्षा का वितरण असमान है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भारत की जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। उपोष्ण यानी हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी रहती है और गर्मी से भूमि की आर्द्रता है वो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। पहला वर्षा का असमान वितरण और दूसरी हमारी यहाँ की जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है, जिसके कारण हमारे यहाँ भूमि की आर्द्रता है वो लंबे समय तक बनी नहीं रहती, जिसके कारण अगर हमें फसल को अच्छी तरह से पकाना है, फसल का उत्पादन अच्छा करना है, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। और तीसरा अगर मैं देखूं बहुफसलीकरण के कारण भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हमें एक साल में एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करना है, बहुफसलीकरण करना है, इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो एक साल में एक ही फसल का उत्पादन ले सकते हैं, वो भी वर्षा ऋतु में। उसके अलावा हम अच्छी फसलें नहीं बो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा की कमी रहती है। और अगर बहुफसलीकरण की विधा अपनानी है, एक साल में एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करना है, जिसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये तीन पॉइंट है जिनके कारण भारत में सिंचाई की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वर्षा का असमान वितरण, दूसरा यहाँ की जलवायु है उपोष्ण है, और तीसरा बहुफसलीकरण के कारण भी हम सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। हरित क्रांति की मैं बात करूं, हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है। हरित क्रांति डेमो के रूप में पंजाब और हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी और वहां पर उसे ज्यादा सफलता भी मिली थी। अब सफलता मिलने के पीछे का रीजन यही था कि पंजाब और हरियाणा का 85% जो भाग है वो सिंचित है, वहां पर सिंचाई 85% भाग पर सिंचाई होती है, जिसके कारण वहां पर फसल है बहुत ज्यादा होती है। और हरित क्रांति को सफलता भी सिंचाई के कारण ही वहां पर मिली थी। अगर मैं देखूंगा तो राज्यों में भूमिजल है वो अत्यधिक उपयोग से नीचे जा रहा है। भूमि के जल को ज्यादातर हम काम में ले रहे हैं सिंचाई के लिए, और भूमिजल लगातार भूमिजल में गिरावट आ रही है, वो नीचे ही जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हम भूमिजल का उपयोग है वो ज्यादा कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पश्चिमी बंगाल और बिहार की, यहाँ आर्सेनिक में वृद्धि हुई है। आर्सेनिक यानी संख्या, जिसे हम कहते हैं बहुत ही खारा या कठोर, बहुत ही खारा होता है, वो उसकी मात्रा है पश्चिमी बंगाल और बिहार में लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे भी भूमिजल का अति उपयोग है। इन दोनों अच्छे पर्सन, छोटे छोटे पर्सन बढ़ सकते हैं कि भूमिजल का ज्यादा उपयोग के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो हमें याद रखना है फ्लोराइड की समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि पश्चिमी बंगाल और बिहार में आर्सेनिक यानी संख्या की समस्या है वो उभर रही है। अब अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जल के गुणों का ह्रास, यानी जल के गुणों में कमी के बारे में। अब जल के गुणों की कमी क्यों होती है, जल में कमी, उनके गुण में कमी किस कारण होती है, उसके पीछे भी मानवीय कारक हैं। यानी जल के गुणों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिलकर उसकी गुणवत्ता में कमी कर देते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिलकर उसके गुणों में कमी कर देते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल गुणवत्ता कहते किसे हैं, यानी बाहरी पदार्थों से रहित जल है उसे हम शुद्ध जल या जल की गुणवत्ता कहते हैं, जो बाहरी पदार्थों से रहित हो। ऐसा जल मिलेगा कहाँ पे? अगर मैं बात करूं शुद्ध जल हमें कहां से मिलता है? शुद्ध जल ऐसे स्थानों से मिलता है जहां से नदियों का उद्गम होता है। पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर जहां पर नदियों का उद्गम होता है वहीं पे हमें शुद्ध जल
मिलता है। और जहां पर जनसंख्या कम रहती है वहां पर हमें शुद्ध जल मिलता है। जैसे जैसे नदियां आगे मैदानों की तरफ बढ़ती है उनमें अशुद्धियां है सम्मिलित होती जाती है और उसके गुणों में कमी आती जाती है। तो हमें यह भी याद रखना है कि शुद्ध जल हमें मिलता कहाँ पे है, जहां पर नदियों का उद्गम होता है वहां पर शुद्ध जल मिलेगा, और जो जहां पर जनसंख्या घनत्व है वो कम हो, जनसंख्या कम बसी हुई हो, वहां पर भी हमें शुद्ध जल मिलता है। और जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती जाएगी मैदानी भागों में प्रवेश करती जाएगी उसके गुणों में कमी आती जाएगी। अब कमी आती किस कारण से है, अगर मैं देखूं सूक्ष्म जीव, बाहरी पदार्थ और उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट कचरा है ये सब जल में मिलकर उसके गुणों में कमी कर देते हैं। अब देखो सूक्ष्म जीव, बाहरी पदार्थ और औद्योगिक अपशिष्ट ये सब जल में मिलकर उसके गुणों में कमी कर देते हैं और इसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल के गुणों में कमी आना ही जल प्रदूषण है। और जब इसके गुणों में कमी आ जाती है तब ये मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता, यानी प्रदूषित जल है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता है। अब इसके गुणों में कमी आ गई है जिसके कारण मानव के लिए ये उपयोगी नहीं है। जल के गुणों का ह्रास, शुद्ध जल, शुद्ध जल किसे कहते हैं, जो बाहरी पदार्थों से रहित हो। अब बाहरी पदार्थों से रहित हो उसे हम शुद्ध जल या जल की गुणवत्ता कहते हैं। जब इसमें सूक्ष्म जीव, बाहरी पदार्थ या औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हो जाते हैं तो इसके गुणों में कमी आ जाती है जिसके कारण ये मानव के लिए उपयोगी नहीं रहते और इसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। कभी कभी प्रदूषक है वो नीचे तक यानी भूमि के अंदर तक पहुंच जाते हैं और भौम जल भी प्रदूषित कर देते हैं। ये जो बाहरी पदार्थ हैं ये कभी कभी भूमि के अंदर तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे प्रदूषित नदियां तो गंगा और यमुना, ये दो भारत की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। याद रखना है हमें, गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियां। अब हमें करना क्या है, जल को बचाना कैसे, उसके बारे में। जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण का अर्थ होता है जल को बचाना, संरक्षण करना। प्रबंधन यानी तकनीक, कौन सी तकनीक अपनाकर हम जल को संरक्षण कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। पहले तो ये देखना है कि जल संरक्षण जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है जल संरक्षण। तो अलवणीय जल की कमी, यानी अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर तो जो ज्यादातर जल है वो खारा जल है, लवणीय जल है। तो हमारी पृथ्वी पर अलवणीय जल यानी शुद्ध जल की कमी है। और बढ़ती मांग, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी जल की मांग भी लगातार बढ़ती जाएगी, इसीलिए हमें जल संरक्षण आवश्यक है। पहला कारण अलवणीय जल की पृथ्वी पर कमी है इसलिए जल संरक्षण करना चाहिए। दूसरा जल की बढ़ती मांग है और तीसरा सतत पोषणीय विकास है, यानी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमें इसे संरक्षण करना है क्योंकि जल है वो हर पीढ़ी के लिए आवश्यक है। जल के बिना पृथ्वी अधूरी है, जल के बिना मानव का अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तीन बातों का ख्याल रखना है। पहला, पृथ्वी पर अलवणीय जल की कमी है। दूसरा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी इसकी मांग भी बढ़ती जाएगी। और तीसरा रहेगा सतत पोषणीय विकास, इसके लिए भी हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। अब देखें, भारत को जल प्रबंधन के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम अभी से तुरंत कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में जल एक गंभीर समस्या बनकर हमारे सामने आने वाली है। तो तुरंत भारत को कोई कदम उठाना चाहिए और प्रभावशाली नीतियां बनानी चाहिए, कोई अच्छी सी नीति बनानी चाहिए। पहले भी भारत सरकार है नीतियां बना चुकी है, उनका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब भारत को कुछ तुरंत कदम उठाने चाहिए और कुछ अच्छी और प्रभावशाली नीतियां बनानी चाहिए जिससे क्या है कि जल संरक्षण हो सके। अब देखो, जल संरक्षण के लिए हमें करना क्या है, भारत सरकार को और हम जनता को करना क्या है। तो जल संभर विकास है वो काम में लेना है, वर्षा जल का संग्रहण करना है। उसके बाद अगर मैं देखूं, जल का पुनः उपयोग करना है, व्यर्थ जल को नहीं बहाना है और जल प्रदूषण को रोकना है। ये सब अगर उपाय करेंगे ना तो जल का संरक्षण आसानी से हम कर सकते हैं। ये था जल संरक्षण के बारे में। दोबारा एक बार रिपीट मार लेते हैं। सिंचाई के लिए जल की मांग है वो क्यों है भारत में। तो पहला पॉइंट अगर मैं देखूं ना तो भारत में वर्षा का असमान वितरण है, जहां कम वर्षा होती है वहां फसल है
वो सिंचाई के द्वारा ही होती है। और भारत की जलवायु उपोष्ण है, इसका मतलब है यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है जिससे आर्द्रता में कमी आती है, और आर्द्रता कम होने से फसल का उत्पादन भी कम होता है, और आर्द्रता बनाए रखने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और तीसरा कारण रहेगा बहुफसलीकरण के कारण, यानी एक साल में एक से ज्यादा फसल अगर हमें उत्पादन करनी है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये 3 कारण है भारत में सिंचाई के लिए। अब अगर मैं देखूं हरित क्रांति का डेमो है पंजाब और हरियाणा में किया गया था। डेमो के रूप में उसे पंजाब और हरियाणा में काम में लिया गया था, और वहां पर 85% है। अब देखो, हरित क्रांति शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यानी फसल का उत्पादन बढ़ाना था। अब फसल का उत्पादन कहाँ बढ़ेगा? जहां सिंचाई ज्यादा होगी, और पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य थे जहां पर 85% जमीन है वो सिंचित है, सिंचाई होती है। इसलिए डेमो के रूप में हरित क्रांति शुरू पंजाब हरियाणा से की गई थी। राज्यों में भौमजल है वो अत्यधिक उपयोग से भौमजल में कमी आ रही है, और उसकी कमी के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, जबकि पश्चिमी बंगाल और बिहार की मैं बात करूं तो आर्सेनिक यानी संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी पानी में कठोरता आ रही है, खारापन आ रहा है। जल के गुणों का ह्रास यानी जल के गुण में कमी आना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। अब शुद्ध जल की अगर मैं बात करूं तो बाहरी पदार्थों से रहित जल होता है, उसे हम शुद्ध जल कहते हैं। वो मिलेगा हमें जहां पर नदियों का उद्गम होता है, और जहां पर जनसंख्या है वो कम होती है वहां पर हमें शुद्ध जल मिलेगा। जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती जाएगी, मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी, जनसंख्या जहां ज्यादा निवास करती है, जहां उद्योग धंधे ज्यादा है, वहां पर नदियां जाएगी तो प्रदूषित होती जाएगी। अब अगर मैं देखूं तो जल को प्रदूषित करता कौन है? सूक्ष्म जीव, बाहरी पदार्थ और औद्योगिक अपशिष्ट मिलकर उसके गुणों में कमी कर देते हैं। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। और ये जल है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता है। कभी कभी प्रदूषक है वो भूमि के अंदर तक चला जाता है, जिससे भौम जल में भी कमी आ जाती है, भौम जल भी प्रदूषित हो जाता है। और प्रदूषित नदियों की मैं बात करूं भारत में, गंगा और यमुना ये भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, प्रबंधन मतलब कौन सी तकनीक अपनाकर हम उसे बचा सकते हैं। तो अब देखो, संरक्षण आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारी धरती पर, पृथ्वी पर अलवणीय जल की कमी है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसकी मांग भी बढ़ती जाएगी, और सतत पोषणीय विकास के लिए यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल भी आवश्यक है। इसलिए जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। भारत को जल प्रबंधन के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और कुछ प्रभावशाली नीतियां अपनानी चाहिए जिससे जल संरक्षण किया जा सके। अब हमें करना क्या है? जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? कौन कौन सी तकनीक अपनाकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं? तो जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित होने चाहिए। वर्षा जल है उसको संग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा है, तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण पद्धति है वो प्रत्येक घर में अनिवार्य कर रखी है, उसी की तरह वो अनिवार्य कर देनी चाहिए। जल का पुनः उपयोग है वो जल का दोबारा उपयोग करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अब देखो कि उसका जल हम दोबारा काम में ले सकते हैं। और जल प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए, यानी इन अपशिष्ट पदार्थों से जल को सुरक्षित रखना चाहिए। ये था हमारे जल प्रदूषण के बारे में रहेगा हमारा जल प्रदूषक निवारण। अगर मैं देखूं कि उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, यानी हमारे पास जो जल के संसाधन है उनका तेजी से लगातार निम्नीकरण हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। अब अगर मैं देखूं कमी के कारण, पहले मैंने आपको बता दिए कि जल जैसे नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो वहां पर एकदम शुद्ध जल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या कम होती है, वहां पर हमें शुद्ध जल मिलता है। और जैसे जैसे नदियां आगे बहती चली जाती है, मैदान में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद इसके जल का उपयोग है वो शुरू हो जाता है। इसके जल का उपयोग हम पीने में करते हैं, कृषि में करते हैं और उद्योगों में। जैसे जैसे इनके जल का उपयोग शुरू होता है वैसे वैसे इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। अब उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है वो इसमें वापस शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मैदानी भागों में जल है वो ज्यादा प्रदूषित हो जाता है।
अगर मैं बात करूं जल में प्रदूषकों की मात्रा है वो गर्मी में बढ़ती है, गर्मी में बढ़ती है। जल में प्रदूषक की मात्रा है वो गर्मी में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय नदी का प्रवाह है वो धीरे धीरे होता है, नदी का प्रवाह कम होता है, जिसके कारण प्रदूषक है उनकी मात्रा, उनका जमाव है वो गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। हमें याद रखना है बस। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। जैसे ही नदियां पहाड़ी भागों से निकलती है उनमें शुद्ध जल पाया जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है मैदानों में प्रवेश करना शुरू कर देती है, जैसे ही उसके जल को हम पीने में, हम घरेलू कार्य में और उद्योगों में, हम कृषि में हम उसे काम में लेने लगते हैं, तो उसमें प्रदूषक की मात्रा बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट बाह्य स्रोत जो कचरा होता है वो नदियों में वापस मिला दिया जाता है, जिसके कारण नदियां हैं वो प्रदूषित हो जाती है। और जल में प्रदूषकों की मात्रा है वो गर्मी में बढ़ती है। गर्मी में बढ़ने का पीछे का रीजन है कि गर्मी में नदियों का बहाव है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण प्रदूषक की मात्रा है वो कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये दोनों मिलकर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर 7 स्टेशनों पर 507, याद रखना है 507 स्टेशनों पर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोबारा देख लो। उपलब्ध जल संसाधन तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, जिसके पीछे का रीजन क्या है कि जहां से नदियां निकलती है वहां पर शुद्ध जल होता है। जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती है, मैदानों में प्रवेश करती है, जैसे जैसे नदियों का जल उपयोग में आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे नदियों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और सबसे ज्यादा प्रदूषण है वो मैदानी भागों में नदियों में होता है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रदूषण की मात्रा है वो गर्मियों के मौसम में नदियों में ज्यादा होती है। क्यों होती है? उसके पीछे का रीजन है कि गर्मियों के मौसम में नदियों में प्रवाह है वो धीरे होता है, कम होता है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, ये दोनों मिलकर 507 स्टेशनों पर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर 507 स्टेशनों पर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। की मैं बात करूं देखो कि प्रदूषित नदियां, तो दिल्ली और इटावा के मध्य है यमुना नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली और इटावा के मध्य यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, हमें याद रखना। अगर दूसरी देखूं तो अहमदाबाद में साबरमती नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। लखनऊ में गोमती नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगर मैं बात करूं मदुरई की, तो मदुरई में काली नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये नदियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदूषित नदियां कौन कौन सी है। दिल्ली और इटावा के मध्य यमुना नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अहमदाबाद में साबरमती नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। लखनऊ में गोमती, मदुरई की अगर मैं बात करूं काली, अडियार और कुवम, ये नदियां हैं वो मदुरई में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। काली, अडियार और हैदराबाद में मूसी नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हैदराबाद में मूसी नदी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगर मैं बात करूं गंगा की, तो कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी है वो सबसे ज्यादा। ये है भारत की प्रदूषित नदियां। किन किन इलाकों में कौन सी नदियां है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। छोटे प्रश्न यही से पूछे जाते हैं।
दिल्ली से इटावा के मध्य यमुना नदी है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती नदी, मदुरई में काली, अडियार और कुवम नदी, हैदराबाद में मुसी और कानपुर और वाराणसी के अंदर है वो गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। भारत सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, हमें याद रखना है। जल अधिनियम 1974, जल अधिनियम हमारे यहाँ पर 1974 में बन गया था। और जल उपकर अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो वो बना था 1977 में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में बना था। ये तीनों याद रखने हैं, जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ये अधिनियम बन चुके थे, लेकिन फिर भी 1997 में 25 उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले 25 उद्योग हैं, वो फिर भी नदियां व झील के किनारे स्थापित किए गए थे। किसकी कमी थी, ये क्यों स्थापित किए गए? ये इतने सारे अधिनियम जो बना रखे हैं वो उनमें क्या कमी रह गई? फिर भी ये अधिनियम पहले बनाए जा चुके हैं, अब इनमें कमी क्या रह गई थी कि 1997 में 25 और प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं वो नदी और झील के किनारे स्थापित कर दिए गए। क्या कमी है उनमें? उन कमियों को दुरुस्त करना चाहिए सरकार को, ताकि जो ये दुस्साहस कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उद्योगों को ऐसी जगह स्थापित करे जहां पर प्रदूषण है वो नदियों में ना फैले। क्यों? क्योंकि जल है वो भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल नहीं तो कल नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर अब सरकार अब भी नहीं चेतती है, अब भी सरकार इन पर ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले समय में ये समस्या एक विकराल रूप धारण करेगी। 1997 में भी, अब 1997 से पहले ये अधिनियम बन चुके थे। जल अधिनियम है, जल उपकर अधिनियम है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है। फिर भी 1997 में 25 उद्योग ऐसे स्थापित कर लिए गए जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और वो स्थापना भी उनकी कहाँ पर हुई थी? नदी और झील के किनारे हुई थी। यानी ऐसी जगह स्थापित किए जा चुके हैं जिनका जल मानव प्रत्यक्ष रूप से काम में लेता है और इनका प्रभाव सीधा का सीधा मानव के ऊपर पड़ रहा है। और आने वाले समय में ये मानव के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये उद्योग हैं वो कुछ ऐसी जगह स्थापित हो जहां से प्रदूषण ना के बराबर फैले, या उनका कचरे का निस्तारण ऐसे किया जाए कि वो नदी या झील में ना जा सके। बस सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। अब सरकार का एक दायित्व है, अकेली सरकार का दायित्व नहीं है, हमें भी सतर्क रहना होगा, हमें भी जागरूक करना होगा। यानी जनता को जागरूक करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं, और जल को प्रदूषण से बचा सकते हैं, जल प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। बस जनता को जागरूक करना है और सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और हमारे आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।